नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, इस चैनल का उद्देश्य है आपको लगातार स्मार्ट ज्ञान देते रहना, साथ ही साथ BPSC PT 67 और प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक परीक्षा में निश्चित सफलता दिलवाना, साथ ही साथ BTET CTET और STET सफलता परीक्षाओं में भी निश्चित सफलता दिलवाना, साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी में आपको सहयोग देना। जी हाँ साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच हम लेकर के आए हैं भूगोल के VVI प्रश्नों को। जी हाँ साथियों, भूगोल के VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के आए हैं। ऐसे प्रश्नों का समावेश किया गया है आज के अंक में जो प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जी हाँ साथियों, यही प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे, क्योंकि ये आज का वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। और ये सारे प्रश्न जो है, यही प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए ये सारे अंक, ये सारे प्रश्न, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। जी हाँ साथियों, यदि हम लोग आगे बढ़े तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है साथियों तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये आपके मान सम्मान और इज्जत का भी सवाल है साथियों। स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने में साथियों न मेहनत लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, अच्छा लगता है। जी हाँ साथियों, तो बिना देर किए चलते हैं अपने अगले पार्ट पर और आरंभ करते हैं आप आज के महत्वपूर्ण VVI प्रश्नों को, जो कि भूगोल से लिए गए हैं, जो कि सिलेबस पर आधारित है। जी हाँ साथियों, चलते हैं आज के महत्वपूर्ण VVI प्रश्नों पर जो कि भूगोल से लिए गए हैं। ये आपके बीच आ गया है आज का पहला प्रश्न साथियों, और इसको लेते हैं हम लोग भूगोल से। भूगोल का पिता किसे कहते हैं? जी हाँ साथियों, भूगोल का पिता किसे कहते हैं? एरिस्टोस्थेनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। जी हाँ साथियों, एरिस्टोस्थेनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। दूसरा काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल आज के सारे ऑब्जेक्टिव काफी महत्वपूर्ण है, इसे मिस नहीं कीजिएगा साथियों। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक के देखेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है? जी हाँ साथियों, बिग बैंग या महाविस्फोट का सिद्धांत, इसी को पृथ्वी का उत्पत्ति का सिद्धांत माना गया है कि सारे ग्रह एक दूसरे से दूर बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको उल्टा करेंगे तो एक बिंदु के समान आ जाएगी। जी हाँ साथियों, तीसरा प्रश्न, पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है? जी हाँ साथियों, पृथ्वी की आकृति को भू आभ या जियोड कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव साथियों, पृथ्वी की आकृति को भू आभ या जियोड कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? जी हाँ साथियों, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? स्पाइरल। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है साथियों? स्पाइरल है। आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? जी हाँ साथियों, 25 करोड़ वर्ष। काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, 25 करोड़ वर्ष। आकाशगंगा की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। जी हाँ साथियों, नोट कर लेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27.3 दिनों में पूरा करती है। जी हाँ साथियों, इसीलिए जो नक्षत्र होता है 14-14 दिनों का, ये 27.3 दिनों में पृथ्वी का चक्कर पूरा करती है। एक चक्कर यानी कि एक परिक्रमा साथियों कितने दिनों में पूरा करती है? 27.3 दिनों में। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह सौरमंडल के सबसे नजदीक है सूर्य से, इसलिए ये क्या है साथियों? सबसे गर्म ग्रह है। इसे हम लोग जो है भोर का तारा और लाल ग्रह भी बोलते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? यहाँ पर प्लूटो दिया गया है साथियों, लेकिन वर्तमान में प्लूटो क्या है, अपनी कक्षा से वो बाहर चला गया है साथियों, तो प्लूटो को अभी हम लोग ग्रह की श्रेणी में नहीं रखते हैं। लेते हैं अगले प्रश्न को साथियों, ये रहा आपके स्क्रीन पर। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? जी हाँ साथियों, जैसे कि हमारा पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्षांश पर अक्ष पर झुका हुआ है, उसी तरह से जो सौरमंडल का सबसे अधिक अक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन है? तो ये बुध ग्रह सबसे ज्यादा अक्षीय झुकाव वाला ग्रह है सौर परिवार का। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, सौर विकिरण की माप के लिए किस यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? जी हाँ साथियों, काफी महत्वपूर्ण संकलन के साथ एक्टिनोमीटर, इसे नोट कर लेंगे साथियों। सौर विकिरण की माप के लिए किसको उपयोग में लाया जाता है? एक्टिनोमीटर को। और सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, क्योंकि ये पृथ्वी, ये सूर्य से सबसे निकट है। और किस ग्रह के चारों ओर वलय है? जी हाँ साथियों, शनि के चारों ओर वलय है। और दिन किस दिन दो ग्रह
किन दो ग्रहों के उपग्रह नहीं है? जी हाँ साथियों, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। किन दो ग्रह के उपग्रह नहीं? बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है, और शनि के चारों ओर क्या है? वलय है, और शुक्र क्या है? सबसे चमकीला ग्रह है। ध्रुव तारे किस दिशा में आते हैं? उत्तर की दिशा में, सभी लोग जानते हैं साथियों। किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है? जी हाँ साथियों, शुक्र का। तो शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। यह सबसे चमकीला ग्रह भी है, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, और ये सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह भी है साथियों, शुक्र। चलते हैं अगले प्रश्न पर साथियों। पृथ्वी का विषुवतीय विस्तार, पृथ्वी का विषुवतीय विस्तार 12,756.32 किलोमीटर है। इसका ध्रुवीय विस्तार 12,714 किलोमीटर है। जी हाँ साथियों, पृथ्वी का जो है विषुवतीय विस्तार, यानी कि जो पृथ्वी हमारी है इस तरह से, तो विषुवतीय विस्तार यानी ऐसे जो पृथ्वी जाती है इस तरह से, इसको हम लोग जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं ये विषुवतीय विस्तार कहलाता है। ये कितना है साथियों? 12,756 किलोमीटर। और ये जो हमारी पृथ्वी है साथियों, इसका जो ये ध्रुवीय विस्तार है इस तरह से जो जाती है, ये कितना है साथियों? ये 12,714 किलोमीटर। तो थोड़ा सा जो विषुवतीय विस्तार है ज्यादा है, यानी कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं होगी, थोड़ा सा चपटी टाइप से है। कैसी है पृथ्वी? ऐसे चपटी टाइप से, फैली हुई टाइप से है साथियों। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। ज्वारीय परिकल्पना की प्रतिपादन किसने किया? ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन जेम्स जीन्स ने किया। जी हाँ साथियों, ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? जेम्स जीन्स ने किया, जेम्स जीन्स ने किया। चलते हैं अगले पार्ट पर। जी हाँ साथियों, काफी महत्वपूर्ण ये आज का पार्ट है, तो ले लेते हैं उसको हम लोग। भूगर्भिक इतिहास के अनुसार वर्तमान में या आधुनिक युग क्या कहलाता है? इस युग को क्या कहा जाता है? भूगर्भिक इतिहास के अनुसार जो अभी युग चल रहा है आधुनिक युग, इसको क्या कहा जाता है? होलोशीन युग। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, होलोशीन युग अंडरलाइन कर लेंगे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? मकर रेखा कहलाती है साथियों। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा कहलाती है। दोनों ही प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर ये भी होती है साथियों। यानी कि दो देशांतर रेखाओं या दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखा कितनी होती है साथियों? 380 खींची जाती है। और अक्षांश रेखाएं कितनी खींची जाती है? 180 खींची जाती है। डिग्री नहीं होगा साथियों। तो इसके बीच की दूरी कितनी है? दो देशांतर या दो अक्षांश जो कंजिक्यूटिव होते हैं, लगातार होते हैं, जैसे इस तरह से पृथ्वी है तो ये दो देशांतर, एक ऐसे और एक ऐसे, तो इनके बीच की दूरी कितना होगी साथियों? तो 101 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। जी हाँ साथियों, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। काफी महत्वपूर्ण, ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 181। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 181। एक रेखा जो है जो 0 डिग्री पर लिया जाता है उसको भी जोड़ लिया जाता है, कहीं पर 180, कहीं पर 181, कहीं पर 179 और कहीं पर अनंत इसका जवाब दिया जाता है साथियों। तो सारे जवाब को आप ध्यान में रखेंगे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 181। पृथ्वी पर कितने अक्षांश कितने देशांतर में बटी हुई? 360 देशांतर रेखाएं हैं साथियों। 360 देशांतर, दो देशांतर के बीच समय का अंतर होता है 4 मिनट। तो 0 डिग्री देशांतर से 15 डिग्री देशांतर के बीच समय का अंतर क्या होगा? तो 15 गुना 4 करेंगे, यानी कि 1 डिग्री देशांतर के अंतर में कितना का समय का फर्क पड़ता है साथियों? 4 मिनट का। तो 15 डिग्री में कितना का फर्क पड़ेगा? 15 गुना 4 यानी कि 60 मिनट का या 1 घंटा का फर्क पड़ेगा। पृथ्वी का घूर्णन की वास्तविक अवधि क्या है? यानी कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है वो कितने दिन में? तो 23 घंटा 56 मिनट और 4.09 सेकेंड में वो अपने अक्ष पर क्या कर लेती है? एक बार रोटेशन कर लेती है, एक बार घूम जाती है साथियों। चलते हैं अगले पॉइंट पर। 3 जनवरी को पृथ्वी से सूर्य निकटतम 14.7 करोड़ किलोमीटर स्थित होती है। यह स्थिति क्या कहलाता है? इस स्थिति को हम लोग उपसौर या पेरीहिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उपसौर या पेरीहिलियन। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, उपसौर या पेरीहिलियन इसको कहा जाता है। उपसौर या अपहेलियन की स्थिति में सूर्य से दूरस्थ 15.2 करोड़ किलोमीटर स्थित होता है।
अपसोर, अपसोर या अपहेलियन की स्थिति में क्या होता है, यानी कि ये सबसे दूर वाला। यह स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी क्या होती है? सूर्य से सबसे दूर होती है। और 3 जनवरी को पृथ्वी क्या होती है? सूर्य से सबसे नजदीक। इसको हम लोग उपसौर बोलते हैं और इसको अपसौर बोलते हैं। जैसे उपचयन और अपचयन होता है तो ये उपसौर और ये अपचयन। पेरीहेलियन और अपहेलियन अंग्रेजी में। उपसौर, अपसौर, पेरीहेलियन, अपहेलियन। उपसौर यानी कि उ जो है नजदीक वाला है और अ है दूर वाला, यानी कि उल्टा है। अ पहले आता है लेकिन ये दूर है 4 जुलाई को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। 20 या 21 मार्च तथा 22 या 23 सितंबर को दिन रात की अवधि ग्लोब पर सभी जगह बराबर होती है। यह तिथि क्या कहलाती है? इस तिथि को विषुव कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 20 या 21 मार्च तथा 22 या 23 सितंबर को दिन रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि किस तिथि को दिन रात बराबर होता है? 20 या 21 मार्च और 22 या 23 सितंबर को। और इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? विषुव। क्या कहते हैं साथियों? विषुव। 21 या 22 जून को सूर्य लंबवत चमकता है कर्क रेखा पर। यह स्थिति क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है 21 या 22 जून को। और इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति। जी हाँ साथियों, संध्या प्रकाश की अवधि सबसे अधिक कहाँ होती है? उच्च अक्षांशों पर। संध्या प्रकाश की अवधि सबसे अधिक कहाँ होती है? उच्च अक्षांशों पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? जी हाँ साथियों, फिर सब लोग जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। किसी मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी नक्षत्र के 2 बार गुजरने की अवधि को क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस कहते हैं। जी हाँ साथियों, अब चलेंगे अगले पार्ट पर वीडियो के, और ये देखेंगे कि वीडियो को और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तो ये आपके बीच आ गया है साथियों। पृथ्वी की घूर्णन की दिशा क्या होती है? जी हाँ साथियों, पश्चिम से पूर्व। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी की घूर्णन की दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूर्व होती है। पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूरी पर है? 3,84,000 किलोमीटर पर पृथ्वी से चंद्रमा है। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? पोप ग्रेगरी 13 को। पोप ग्रेगरी 13 को जाता है। जो कैलेंडर अभी चल रहा है पोप ग्रेगरी 13 को। एक वर्ष में ग्रहणों की अधिकतम संख्या हो सकती है 7। काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल है साथियों। एक वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7 ग्रहण, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य। चंद्रमा अपने सूर्य सापेक्ष गति के कारण पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितनी अवधि पीछे रह जाता है? जी हाँ साथियों, 2.5 दिन पीछे रह जाता है। चंद्रमा सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना पीछे रह जाता है? 2.5 दिन पीछे रह जाता है। पृथ्वी की विभिन्न परतों में सर्वाधिक घनत्व है कोड का। कोड सबसे नीचे होता है पृथ्वी का। मेंटल या परिवार, उसके बाद सीमा, उसके बाद सबसे नीचे क्या होता है? कोर, जिसे हम लोग निफे भी कहते हैं। निकेल और आयरन इसमें रहता है। ये सबसे ज्यादा घनत्व वाला था। ठोस भाग में अत्यधिक गति से प्रभावित होने वाली भूकंपीय लहर क्या कहलाती है? प्राथमिक या लंबवत लहर कहलाती है। तरल भाग में पूर्णतः लुप्त हो जाने वाली लहरें क्या कहलाती है? आड़ी अथवा गौण लहरें कहलाती है। जी हाँ साथियों, चलते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान में पाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रेनाइट चट्टान में रेडियो सक्रिय पदार्थ जो अल्फा बीटा गामा अदृश्य किरणों को निकालती है और अन्य दूसरे पदार्थ तत्व में बदल जाती है। महासागरीय क्रस्ट में क्या पाया जाता है? जी हाँ साथियों, महासागरीय क्रस्ट में क्या पाया जाता है? महासागरीय क्रस्ट में बसाल्ट पाया जाता है। महासागरीय क्रस्ट में बसाल्ट पाया। जब दो भ्रंश के बीच का भाग नीचे धंस जाए तो किस घाटी का निर्माण होता है? रिफ्ट घाटी। दो भ्रंश का नीचे डूब जाए तो लिफ्ट घाटी। लिथास का शाब्दिक अर्थ होता है चट्टान। कैथोलिक, पैथोलिक, लेफोलिक, डाइक, सील, नेक इत्यादि किस प्रकार के आग्नेय चट्टान के विविध रूप है? मध्यवर्ती अभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान के। ग्रेबो तथा ऑब्सीडियन किस चट्टान के उदाहरण है? बाह्य आग्नेय चट्टान के। रूपांतरण भ्रंश का सृजन किस प्लेट के किनारे के सहारे होता है? संरक्षी। चट्टान में मैग्नीशियम एवं कैल्शियम दोनों के कार्बोनेट होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं डोलोमाइट साथियों। उसे क्या कहते हैं? डोलोमाइट। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आने जा रहा था। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत किसे कहा जाता है? केटोपॉक्सी। केटोपॉक्सी को विश्व का क्या कहा जाता है साथियों? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहा जाता है। केटोपॉक्सी को विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? केटोपॉक्सी को विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहा जाता है साथियों। केटोपॉक्सी को विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहा जाता है साथियों। तो इसी के साथ ही
अब यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। थोड़ी सी तकनीकी समस्या आ गई है जिसके कारण से कि ये वीडियो आगे थोड़ा सा नहीं जा रहा है साथियों। तो देख लेते हैं, यदि तकनीकी समस्या दूर हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। तो जी हाँ साथियों, थोड़ी सी तकनीकी समस्या आई थी जो कि ठीक हो गई है। तो ये इसको फिर से थोड़ा सा ले लेते हैं। 2-4 प्रश्न है। भूकंप के कारण सागरीय तल में उठने वाली लहरों को क्या कहा जाता है? जी हाँ, सुनामी। जब समुद्र में लहर उठती है तो इसे सुनामी कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कैटोपॉक्सी यहाँ पर रुका है साथियों। ये प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से आएगा। चिल्का झील किस प्रकार बनती है? लेगून झील है। किस प्रकार की झील है? वर्तमान में विश्व की सभी नवीन मोरदान पर्वत परिणाम है अल्पाइन प्रवृत्तिकरण के। बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है उसे क्या कहते हैं? बांगर। बांगर और खादन, ये पुरानी होता है बांगर और नहीं होता है खादर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। सर्क, एरिन, हार्ट इत्यादि किस प्रकार की आकृति है? हिम नदीय आकृति है। नदी के मुहाने पर ज्वारीय लहरों का प्रभाव तो डेल्टा के निर्माण में होकर किस आकृति का निर्माण करते हैं? एस्चुरी या नदमुख, अवरुद्ध नदमुख। इसमबग्ल, न्यूजंग, छत्रक, शिला, यार्डांग, सुतम आदि डेसलिक आकृतियां कैसे निर्मित होती है? पवन अपरदन से। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। नदी युवा अवस्था में भी आकार की घाटी निर्माण करते हैं निम्न कटाव के द्वारा। चट्टानों के अपने स्थान पर ही टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। जी हाँ साथियों, ये 4-5 प्रश्न ले लेते हैं। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए 5 प्रश्न लेकर के वीडियो को अंत कर दिया जाएगा साथियों। तो ले लेते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के वातावरण के लिए विशाल कांच घर की तरह काम करता है। उसे हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। जो CO2 है वो पृथ्वी पर आने तो देता है लेकिन वो उसको क्या करता है? जाने नहीं देता है, इसको रोक देता है। कौन? CO2। ये सबको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं हम लोग। मीथेन, SO2 ये सब क्या करता है? सूर्य विकिरण को आने तो देता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है साथियों। काफी इंपॉर्टेंट, कितनी ऊंचाई, कितनी मीटर की ऊंचाई पर क्षोभमंडल 1 डिग्री तापमान घट जाता है? जी हाँ साथियों, यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे क्षोभमंडल में तो 165 मीटर, जैसे ही ऊपर जाएंगे हम लोग क्षोभमंडल में 165 मीटर तो क्या होगा? 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वायुमंडल में चुंबकीय मंडल के भीतर गहन रेडियो सक्रिय क्षेत्र क्या कहलाता है? वेन एलेन विकिरण पट्टी। वेन एलेन विकिरण पट्टी। क्षोभमंडल के सबसे ऊपरी शीर्ष भाग पर संकलन स्तर जो क्षोभमंडल का समताप मंडल से पृथक करता है क्या कहलाता है? ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज या क्षोभमंडल सीमा। ट्रोपोपोज या क्षोभमंडल, ये क्षोभमंडल और समताप मंडल को क्या करती है? बांटती है। 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में निम्न दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? शांत कटिबंध या डोल्ड्रम। 5 डिग्री से 0 डिग्री। जी हाँ साथियों, तो आज वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है तो वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे साथियों। और फिर एक बार अगले अंक में आपसे मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ कि आप इस चैनल को अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए और स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, क्योंकि इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है आपको लगातार स्मार्ट ज्ञान देते रहना और आपको प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक की परीक्षा में निश्चित सफलता दिलवाना। तो आप कमेंट करके बताएंगे साथियों, जिस तरह से वीडियो आप चाहेंगे उसी तरह से वीडियो मैं बना करके आपको दूंगा। तो इसके लिए आप कमेंट करते रहेंगे और वीडियो को देखते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपका ढेर सारा प्यार पाने के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं और अब वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।